हेलो डियर लिसनर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कहानी वर्ड। जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको कहानी कुली के बारे में बताया था। मुन्नू एक 14 वर्ष का छोटा बालक है जिसकी मम्मी पापा नहीं हैं और वो अपने चाचा चाची के साथ जीवन यापन करता है। उसके चाचा चाची सोचते हैं कि ये अब खुद से अपना भार संभाले और वो उसे शहर लेके चले आते हैं और शहर में वो उसे काम करने के लिए कहते हैं। काम करने के लिए चाचा उसके जिस ऑफिस में काम करते हैं उसी ऑफिस में एक लेखाकार बाबू नाथूराम है और नाथूराम के घर पे ही उसे नौकर के लिए बोलते हैं। वो नाथूराम के यहाँ नौकर वाला काम करने लगता है। आगे वो अपने मालिक नाथूराम के यहाँ से भाग चुका है प्रताड़ित होने के कारण। मैं आपको सेकंड पार्ट में सुनाती हूँ आगे की कहानी। मुन्नू गहरी नींद सोया था जब उसे एक यात्री ने सामान सहित सीट के नीचे से निकाला। यह यात्री कांगड़ा का सेठ प्रभुदयाल था। कांगड़ा मतलब अब मुन्नू अपने पुराने घर जहाँ उसके मम्मी पापा पैतृक निवास के पास पहुँच चुका है। प्रभुदयाल था जो व्यापारी की अपेक्षा सिपाही अधिक लगता था। मुन्नू इस समय अव्यवस्थित था और धूल पसीने से ढका था। उसके बारे में लोगों ने अनेक राय प्रकट की और कुछ ने संशय व्यक्त किया कि वह बदमाश, चोर तथा अपराधी है जो अपराध करके भागा है। परंतु प्रभुदयाल उसे अपना शुभ मित्र मानता था। बकरे के चेहरे जैसा उसके व्यापार में भागीदार गणपत को यह बात पसंद नहीं आई। गणपत मतलब उसके कारखाने का नौकर। प्रभुदयाल को उसके साथ रहस्यमय संबंध का अनुभव हुआ क्योंकि वह स्वयं भी कांगड़ा की पहाड़ियों में आया था। वह दौलतपुर में अनाथों की तरह आया था। अब एक बड़ी अचार फैक्ट्री का मालिक था। अपने साझीदार की अप्रसन्नता होते हुए भी उसने मुन्नू को अपने पास रखने का निर्णय किया और फैक्ट्री के दूसरे मजदूर तुलसी और बंगा की सहायता के लिए नौकर रखने का सोचा। इस प्रकार मुन्नू दौलतपुर में बिल्ली मारान गली में पहुंचा जहां फैक्ट्री बनी हुई थी और बराबर के मकान में प्रभुदयाल स्वयं रहता था। प्रभु की पत्नी ने प्रेम पूर्वक उसका स्वागत किया, उससे नहाने के लिए कहा, उसे बहुत अच्छा खाना दिया। यह स्वागत श्यामनगर में बाबू नाथूराम के घर के स्वागत से कितना अलग था, बिल्कुल अलग है। मुन्नू शाम तक गहरी नींद सोया। जब वह जागा तो प्रभुदयाल ने उससे नीचे जाकर फैक्ट्री देखने के लिए कहा। फैक्ट्री बहुत नीचे तल पर स्थापित थी और वहां खिड़की से नीचे उतरना पड़ता था। मुन्नू फैक्ट्री घूमा। यहाँ अंधेरा था और कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था और वह हर कदम पर टकरा रहा था। वहाँ चारों ओर कंदराएं, कड़ाव तथा भट्ठियाँ थीं। जैसे ही वह गुजरा उसने एक चिल्लाने की आवाज़ सुनी, मूर्ख, देख कर चलो। बकरे के मुंह, वहाँ आदमी चिल्लाया। सुअर, बैठ जाओ, कहाँ इधर उधर घूम रहे हो? तुलसी सत का बर्तन तैयार कर रहा है। वहाँ का नौकर इस तरीके से चिल्लाकर उसको बुलाता है और वह तुम्हें अपने साथ वह दुकानें दिखाने ले जाएगा जहाँ तुम्हें कल से बर्तन पहुँचाने हैं। इस बीच किसी के काम के बीच में मत जाओ। एक नौकर मुन्नू को समझा रहा था, तुम्हें दूसरों के काम में बाधा पहुंचाने के लिए यहाँ घूमना नहीं है। और उसने मुन्नू को एक 4 पाँव के स्टूल की ओर इशारा किया। मुन्नू उन काम करते हुए लोगों को अपने चारों ओर की दशा देखता रहा। उसकी घूमती हुई नज़र गणपत की आंखों से मिल गई। गणपत यानी उसका मालिक। अतः वह नीचे के भारी लकड़ी के लट्ठों को देखने लगा था जो जालों से भरे पड़े थे। ऐसा लगता था आकाश की हवा कभी नहीं आती थी और कुछ छेद छोड़कर सूर्य वहाँ कभी नहीं आता था। जब वह इस प्रकार व्यस्त था तो पानी के बॉयलर से भाप का एक तेज झोंका उठा जिसे तुलसी ने एक गड्ढे में पलटा था। तुलसी मतलब उसी फैक्ट्री का एक नौकर। उसी समय प्रभुदयाल वहां पहुंचा और अब मन्नू को चैन मिला। प्रभुदयाल जो मन्नू को स्टेशन पर मिला था, उसने मुन्नू को अपने साथ आने के लिए कहा।
वह उसे शहर में वह दुकानें दिखाने के लिए ले जाएगा जहां वह कल से सामान पहुंचाएगा। उसने उसे मंदिर के नीचे जाने के लिए भी आश्वासन दिया। जब मुन्नू गलियों से होकर गुजर रहा था तो वह सामान से भरी दुकानें देखकर आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसने ऐसी दुकानें पहले कभी नहीं देखी थीं। जब वह प्रभु के पीछे बिल्ली मारान गली से मिस्त्री बाजार पहुंचा और बाजार झटकियान बाजार शबुनियान की ओर से मुड़ा तो उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसे दाएं या बाएं किस ओर मुड़ना है। वह सब कुछ भूल भुलैया की तरह था। किसी ने आवाज़ लगाई, आओ सेठ प्रभुदयाल, तुम वापस आ रहे हो? और प्रभु रुक गया। मुन्नू भी सड़क के दोनों ओर की दुकानों के आर पार देखने के लिए रुक गया। कुछ क्षणों की व्याकुलता के पश्चात उसने देखा कि प्रभु बोतलों से भरी एक दुकान के पास लगभग 5 गज दूर खड़ा है। यह एक हकीम की दुकान थी, क्योंकि वहाँ चारों ओर सभी आयु के स्त्री पुरुषों की भीड़ थी। मुन्नू की आंखें उस दुकान पर रुक गईं जहाँ दर्जियों का समूह कपड़े सिल रहा था और उसके पास ही सराफ की दुकान थी। प्रभु ने मुन्नू की उंगली पकड़ी और बैलगाड़ी के पहियों के बराबर से एक तंग गली में घसीटकर ले गया। वहाँ से वह एक सजे हुए मंदिर पर पहुँचे। वह का मतलब प्रभु दयाल और छोटा मुन्नू। प्रभु ने गेंदे के फूलों की एक माला खरीदी। अब ढोल बजने लगे और लोग जल्दी से तालाब के किनारे स्थान ग्रहण करने के लिए दौड़ पड़े। मुन्नू ने कभी इतनी विशाल भीड़ नहीं देखी थी। अंत में वे मंदिर की रोशनी की ओर चल पड़े। प्रभु ने एक मूर्ति को माला अर्पित की। मुन्नू चुपचाप घंटियों को देखता और श्लोक सुनता रहा और फिर उसने अपने मालिक के पीछे चलता रहा। मुन्नू इन दृश्यों के प्रति बहुत आकृष्ट हुआ। वह यह सोचकर बहुत प्रसन्न था कि वह सामान पहुंचाने के लिए बाजार होकर जाएगा। मुन्नू सारी रात गहरी नींद सोया, परंतु उसे अगले दिन सुबह जल्दी जगा दिया गया। तुलसी उसे फैक्ट्री ले गया, जहां उसने भट्ठी में से राख साफ की, जिससे उसमें आग जलाई जा सके। जैसे ही मजदूरों ने आग जलानी आरंभ की तो बहुत धुआं हो गया, जो तुरंत ही चारों ओर फैल गया और सड़क के दूसरी ओर सर टोडरमल के घर में घुस गया। परिणाम स्वरूप सर टोडरमल, लेडी टोडरमल और उनका बेटा रामनाथ तुरंत चिल्लाते तथा गालियां देते हुए दरवाजे पर आ गए। लेडी टोडरमल लगातार गालियां दे रही थी। शहर काउंसिल कमेटी के सदस्य राय बहादुर टोडरमल भी चिल्लाए, ओ प्रभु, तुम कहाँ हो? वह काला कोट, सफ़ेद पायजामा और अपने काले चेहरे पर बड़ी सी पगड़ी पहने थे। जब वह बोले तो उन्होंने अपनी छड़ी जमीन पर पटकी। उनका बेटा रामनाथ भी दहाड़ा, तुम बाहर क्यों नहीं निकलते? गणपत बाहर आया और उसने कहा, भाग जाओ, तुम अपने घर में राय बहादुर होगे, लेकिन हमसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। सर टोडरमल ने फिर से अपनी छड़ी जमीन पर पटकी और चिल्लाया, इनकी बदतमीजी देखो। लेडी टोडरमल ने भी कहा, हाँ, इनकी बदतमीजी देखो, इस गणपत को देखो। लेकिन उनके बेटे ने उछलकर गणपत का गला पकड़ लिया और उसे घूंसे मारने लगा। मुन्नू, तुलसी और बंगा भी बहुत डरे हुए दौड़कर आए, मतलब फैक्ट्री के नौकर। गणपत नाले में गिर गया था, परंतु उसने शत्रु की कमर पकड़ने के लिए फिर साहस जुटाया, परंतु उसके चेहरे पर फिर धूसे पड़े। उसकी नाक से खून बहने लगा। स्त्रियों की डरी हुई फुसफुसाती भीड़ पड़ोस के मकानों की खिड़कियों में इकट्ठा हो गई। अचानक मुन्नू के पीछे की गली से प्रभु बाहर आया। उसने गणपत की कमर पकड़कर उसे पीछे धकेला और स्वयं रामनाथ के सामने आकर कहा, बाबूजी, आप मुझे मार सकते हैं, आप मेरे साथ जो चाहें करें, उसे छोड़ दो, वह मूर्ख है। लेडी टोडरमल ने भी आग्रह किया, बेटा,
उन्हें छोड़ दो। प्रभु ने गणपत की फैक्ट्री को अंदर खींचते हुए डांटा। गणपत, तुम्हें इस प्रकार झगड़ा आरंभ नहीं करना चाहिए। प्रभु स्वाभाविक विनम्रता और शांत स्वभाव का व्यक्ति था, परंतु सर टोडरमल ने यह मामला इतनी आसानी से समाप्त नहीं किया। उन्होंने जन स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एडवर्ड मार्जोरी वैंग को एक पत्र लिखा और उनसे फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं के बारे में शिकायत की और यह भी कि गणपत ने उनके बेटे की पिटाई की थी। म्युनिसिपल क्लर्क ने उन्हें समझाया कि वह डॉक्टर एडवर्ड को फैक्ट्री दिखाने ले जाएं और सारा मामला मित्रता से सुलझ गया। सर टोडरमल डॉक्टर एडवर्ड को अपनी नई फोर्ड कार में बिल्ली मारान गली में लाए। गली कार आने के लिए बहुत छोटी थी, अतः उन्हें घंटाघर के पास उतरना पड़ा और गली में पैदल चलना पड़ा। इस समय वह अंग्रेज बहुत परेशान महसूस कर रहा था। गाय का गोबर, फटे चिथड़े, टूटे हुए मिट्टी के बर्तन और सड़ा हुआ खाना इधर उधर कोनों में ढेर लगा हुआ था, जिससे उसे ऊब हो रही थी। सर टोडरमल ने स्पष्टीकरण दिया, साहब, म्युनिसिपल सफाई वाले अपना कर्तव्य ठीक से पालन नहीं करते। इस स्त्री ने कूड़े का एक पैकेट फेंका जो उस स्वास्थ्य अधिकारी के लगभग सर पर गिरा। घर के ऊपर की मंजिल के नाले से, जिसमें पाइप नहीं लगा था, नहाने के पानी की बौछारें गली में गिरी। अंत में वह सर टोडरमल के घर पहुंचे। घर के दरवाजे पर आकर लेडी टोडरमल चिल्लाई, ओ प्रभु, अब बाहर आओ। डॉक्टर एडवर्ड अचार फैक्ट्री के अंदर गए। मुन्नू एक स्टूल पर प्लेटफॉर्म पर केवल लंगोट बांधे बैठा था। उसने तुरंत नमस्ते की। डॉक्टर एडवर्ड चौंक पड़े, परंतु उन्होंने नमस्ते का उत्तर दिया। उन्होंने कीचड़ से भरा रास्ता और भट्ठी के ऊपर कड़ाव देखे। उन्हें बहुत बुरी तरह पसीना आ रहा था। गर्मी बहुत भयानक थी। उन्होंने अपना रुमाल निकाला और अपने गंजे सर से पसीने की बूंदें पोंछी। अब प्रभु आया और उसने झुककर नमस्ते की। जन स्वास्थ्य अधिकारी के आने से वह डर गया था। उसे लगा कि सर टोडरमल उसे अवश्य ही जेल भिजवा देंगे। अतः उसने मुन्नू को अचार और जैम के 2 जार लेकर लेडी टोडरमल के पास भेजा और उनसे विनती की कि वह उसकी छोटी भेंट स्वीकार कर लें। टोडरमल ने लालच के कारण वह भेंट स्वीकार कर ली और अब प्रभु दयाल को कुछ समय के लिए चैन मिल गया। कुछ ही समय में मुन्नू इस प्राचीन फैक्ट्री के जीवन का आदी हो गया। यह आसान जीवन नहीं था। उसे सुबह सवेरे से देर रात तक घुटन भरे अंधेरे में काम करना पड़ता था। प्रभु और उसकी पत्नी उसके प्रति दयाभाव रखते थे और अच्छा भोजन देते थे, लेकिन वह गणपत से डरता था। मुन्नू अब इतना हंसता बोलता नहीं था जितना बाबूजी के घर किया करता था। उसे ऐसा लगता था कि वह सुबह के समय किसी से, विशेष रूप से मालिक और मालकिन से बात नहीं कर सकता, क्योंकि यदि उन्होंने उससे दयापूर्वक बात की अथवा कोमलता दिखाई तो वह फूट पड़ेगा। गर्मियों में फैक्ट्री के उस अंधेरे नर्क में काम करना भयावह था, जहाँ धुआं और चमकती हुई भट्ठियों की तेज गर्मी भरी रहती थी। मुन्नू को घंटों लगातार काम करना पड़ता था और उसे पूर्ण आराम व नींद नहीं मिलती थी। परंतु जाड़े आने पर फैक्ट्री का जीवन कुछ अच्छा हो जाता था। बसंत में मुन्नू बहुत प्रसन्न होता था। वहाँ कच्चे आम की टोकरियाँ भरी रखी रहती थीं। उससे पके अथवा कच्चे फल बहुत पसंद थे। उसने खूब खाए और परिणाम यह हुआ कि उसकी आंखें दुखने लगीं और तेज बुखार हो गया। वह कुछ दिन बीमार रहा और इस समय मालकिन ने बहुत प्यार से उसकी देखभाल की। मुन्नू उसके प्रेम को कभी भी नहीं भुला सका। उसे असहनीय कष्ट के समय वह सांत्वना देती थी और उसकी माँ की
तरह प्रेम पूर्वक बात करती थी। मैं तुम्हारे स्थान पर बलिदान हो जाऊं, तुम्हारे स्थान पर मैं कष्ट उठाऊं और मर जाऊं। ये प्रेम भरे शब्द उसकी आत्मा में उतर गए। वह इन शब्दों को कभी नहीं भूला जिन्होंने उस दुख के समय साहस प्रदान किया था। गणपत जलांधर में पार्टियों से धन इकट्ठा करने गया था और उसकी अनुपस्थिति में फैक्ट्री में अपेक्षाकृत शांति रही, लेकिन उसने अपने टूर में आवश्यकता से अधिक समय लगा दिया। प्रभुदयाल को पैसे की बहुत अधिक आवश्यकता थी, अतः उसने 500 रुपये सर टोडरमल से तथा कुछ 1-2 पार्टी से उधार लिया। कुल रुपया लगभग 2000 हो गया और उसने सोचा कि जैसे ही गणपत वापस आएगा वह सारा धन चुका देगा। जब वह लौटा तो उसका व्यवहार पहले से अधिक कठोर तथा गाली गलौज वाला हो गया। वास्तव में उसने लगभग 800 रुपये इकट्ठा किए थे, लेकिन वह सारा धन उससे एक नर्तकी पर नष्ट कर दिया था और अब उसके पास केवल 50 रुपये शेष थे। उस 50 रुपये से शीघ्र ही गणपत ने अपनी आचार की फैक्ट्री स्थापित कर ली। वह बहुत चालाक और बदमाश था। उसने यह अफवाह फैला दी कि प्रभुदयाल दिवालिया हो गया है और उसकी फैक्ट्री भारी नुकसान में चल रही है। बाजार में प्रभु की साख बिल्कुल समाप्त हो गई और शीघ्र ही बहुत भारी संख्या में कर्जदार अपना पैसा वापस मांगने आने लगे। जब कर्जदार वापस पैसा मांगने आने लगे, एक दिन सुबह जब प्रभु को तेज बुखार था तो वह बहुत बड़ी संख्या में लगे देख रहा था कि घर के बाहर सभी लोग खड़े हैं पैसा लेने के लिए और चिल्ला रहे हैं उस पे पैसा चुकाने के लिए। प्रभु घर के पीछे की ओर था, अतः उसने उन्हें नहीं सुना। लेडी टोडरमल भी उसमें मिल गई। रामनाथ, जिसका गणपत के साथ झगड़ा हुआ था, अब सब इंस्पेक्टर हो गया था और वह शीघ्र ही एक अंग्रेज इंस्पेक्टर के साथ वहां पहुंच गया। गरीब निर्दोष प्रभु को मजबूरी में बाहर आना पड़ा। यद्यप उसे बुखार था, परंतु इसे उसकी बदमाशी समझी गई। उसे गालियां दी गई, अपमानित किया गया, हथकड़ियां पहनाई गई और कोतवाली में ले जाया गया, जहां निर्दयता पूर्वक उसकी पिटाई की गई। मुन्नू, तुलसी, बंगा और महाराज उसके पीछे गए, जो कि उसके फैक्ट्री के नौकर थे। मुन्नू सुबक रहा था और दूसरे लोग मूर्खों की तरह देख रहे थे। किसी ने भी कुछ कहने का साहस नहीं किया। प्रभुदयाल की पिटाई की गई और जबरदस्ती उससे अपराध स्वीकार कराया गया। इंस्पेक्टर ने सिपाहियों से उसकी पिटाई करने को कहा। उसने चारों ओर खड़े लड़कों को देखा जो उसकी पिटाई देख रहे थे। उन पर चिल्लाया और उन्होंने भगा दिया। गरीब प्रभुदयाल केवल रोता चिल्लाता रहा। किसी तरह कुछ समय बाद प्रभु को छोड़ दिया गया, क्योंकि उसके विरुद्ध कोई रिपोर्ट नहीं थी। उसकी लोकप्रियता समाप्त हो गई और वह दिवालिया हो गया। फिर भी वह कर्जदारों का पैसा लौटाने पर दृढ़ था। मुन्नू और तुलसी ने अनाज मंडी में जाने का निश्चय किया, जिससे वे कुछ धन कमा सकें और अपने मालिक की सहायता में कुछ योगदान कर सकें। वह थका देने वाली गर्म रात में चलते रहे। चांद का प्रकाश बहुत धुंधला था। वह बहुत थके हारे और नींद से भरे थे और अब केवल कहीं आराम करने के लिए सोच रहे थे। वे आगे चलते जा रहे थे और कठिनाई से अपने पाँव को धकेल रहे थे। अब वे अनाज मंडी पहुँचे और उन्होंने जो दृश्य वहाँ देखा बहुत भयावह और उत्पीड़क था। वहाँ चारों ओर से कच्ची नीची दुकानों तथा उनके 5 मंजिली घरों से घिरा खुला मैदान था। चारों ओर जमीन पर कुली पड़े हुए थे, रुकी हुई नालियाँ, सड़े अनाज, गाय का गोबर तथा मूत्र और मानव तथा पशु मल की बदबू, सांस की घुटन चारों ओर फैली हुई थी, जिससे वातावरण बहुत अधिक घुटन भरा था। लोग पसीने से भरे नंगे शरीर भूतों की तरह पड़े हुए थे और अंधेरे में अपने ऊपर उड़ते हुए मच्छर तथा मक्खी को व्यर्थ ही उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। वह रात में लेटने के लिए कुछ जगह ढूंढ रहे थे, परंतु प्रत्येक कोना घिरा हुआ था। अंत में वह जूट के बंडलों के ढेर पर चढ़ गए और बिल्कुल ऊपर जाकर लेट गए। उन्होंने देखा कि कुली लाशों के सामान पड़े हुए हैं और नींद में बेचैनी
से तरह तरह की आवाज़ें कर रहे हैं। भोर होते ही वह जाग गए। वह अब भी थके हुए और नींद से भरे हुए थे। दूसरे कुलियों ने पहले ही काम आरंभ कर दिया। कुछ लोग बैलगाड़ियों से अनाज के बोरे उतार रहे थे और कुछ उन्हें लाद रहे थे। मुन्नू ने चारों ओर के दृश्य का अवलोकन किया और देखा कि वहाँ भारतीय समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों की विशाल भीड़ थी। जैसे ही एक दुकान खुलती थी, कुलियों की भीड़ उस ओर दौड़ पड़ती थी और वह बहुत कम मजदूरी पर काम लेने की कोशिश करते थे। मुन्नू को इन ताकतवर कुलियों से स्पर्धा असंभव की बजाय उसे लालाओं की गालियाँ मिली, जो चारों ओर इकट्ठा हो गए थे। मुन्नू ने समझ लिया कि वह वहाँ काम नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने सब्जी मंडी जाने का फैसला किया, जहाँ उसने सुना था कि किसी को भारी बोझ नहीं उठाना पड़ता है, मजदूरी भी अच्छी मिलती है। उसने यहाँ काफ़ी दिनों तक काम किया, जबकि तुलसी अनाज मंडी में काम करता था। उनकी कुल आय किसी दिन भी 8 आने से अधिक नहीं होती थी। मुन्नू सारे दिन काम करने के बाद मुश्किल से 2 आना कमा पाता था। उपन्यासकार बताता है, निश्चित ही मुन्नू केवल चतुराई से ही कुछ काम प्राप्त कर पाता था। यद्यपि प्रभु डर से उबर चुका था और उसे अभी भी घबराहट होती थी, अतः डॉक्टरों ने उसे यह सलाह दी कि वह यदि अपना जीवन बचाना चाहता है तो पहाड़ी पर चला जाए, अतः फैक्ट्री बेच दे और कर्जदारों का भुगतान कर दे। गरीब प्रभु दौलतपुर में कुली की तरह आया था और अब शहर छोड़ते समय भी उसके पास मात्र एक ट्रंक तथा बिस्तर था, जो वह अपने साथ लाया था। मुन्नू को दौलतपुर में ही ठहरना पड़ा। विदाई के समय प्रभु और उनकी पत्नी बहुत रोए। मुन्नू से घर में ही सोने के लिए कहा, क्योंकि पूरे महीने का किराया दे दिया गया था। यह एक करुण दृश्य था और मुन्नू इसे कभी भुला नहीं सका। उन्होंने इसे 1 रुपया भी दिया। मुन्नू वह रुपया जब तक संभव हो बचा कर रखना चाहता था, अतः वह भगत हरदास के मंदिर गया, जहाँ मुफ्त भोजन दिया जाता था। उसे मुफ्त भोजन मिलता था, परंतु वहाँ भ्रष्टाचार देखकर वह चौंक गया। भारत के सभी मंदिरों में यह फैला हुआ था। उसने देखा कि लंबी दाढ़ी वाला साधु एक बूढ़ी स्त्री तथा उसकी पुत्रवधू से बात कर रहा है। मुन्नू ने उसके पांव छुए और उससे ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताने की प्रार्थना की। स्वामी ने उससे सामान की टोकरी उठाकर अपने व स्त्री के पीछे आने को कहा। ऊपर की मंजिल पर कमरे में पहुंचने पर बूढ़ी स्त्री सुबह लौट कर आने की बात कहकर चली गई। मुन्नू को आश्चर्य हुआ कि युवा स्वामी ने उस युवती को गले लगाया, जिसे रात उसके साथ व्यतीत करनी पड़ी। उसका दिल शर्म से धड़क उठा। वह धीरे से दरवाजे से बाहर गया और उस स्त्री को पकड़कर उसे सब कुछ बताया, परंतु सब कुछ व्यर्थ था। मुन्नू एक बंद दुकान के बाहर सोया और प्रातःकाल कुली का काम करने के लिए रेलवे स्टेशन गया, परंतु पुलिस के सिपाही ने उसे भगा दिया, क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं था, अतः वह वहाँ काम नहीं कर सकता था। मुन्नू डरकर भाग गया और केवल तभी रुका जब वह माल रोड पर पहुँचा, जहाँ दोनों ओर अंग्रेजों की दुकानें एवं बंगले थे। उसने यूनिफॉर्म में अंग्रेज स्त्री पुरुष तथा बच्चे के बड़े सुंदर चित्र भी देखे। ये सब दरवाजे के बाहर पीतल की चमकती प्लेट में लटक रहे थे। दुकान के शीशों के पीछे एक मोटा लाला ग्राहकों की प्रतीक्षा में बैठा था। जब मुन्नू इन सुंदर दृश्यों में खोया हुआ आगे बढ़ रहा था, तो ताराबाई के सर्कस का प्रचार करने के लिए बजते हुए ढोल की आवाज़ की ओर उसका ध्यान आकृष्ट हुआ। मुन्नू सर्कस के शो का आनंद लेना चाहता था। एक दयालु हृदय महावत की सहायता से, जिसकी उसने कुछ सहायता की थी, उसने बिना पैसे दिए टेंट के छेद से सर्कस का आनंद लिया। महावत ने उसे सर्कस की गाड़ी में छुपाकर मुंबई ले जाने का वादा किया। उसकी मुंबई देखने की बहुत इच्छा थी, क्योंकि उसने मुंबई के शानदार जीवन के बारे में बहुत सुना था।
परंतु उसे यह अनुभव नहीं था कि वह कितना गलत है। इस तरीके से कुली कहानी का सेकंड पार्ट ख़त्म होता है। थर्ड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।